नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हो कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकीलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है फीकी खिचड़ी। आप देख सकते हैं इसका कवर पेज, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। विशालगढ़ में आज संक्रांति मनाई जा रही थी। महाराज, संक्रांति के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व होता है और इसी दिन दान दिया जाता है कच्ची खिचड़ी का। कच्ची खिचड़ी का प्रबंध मैंने कर दिया है महाराज। अब आप सब परिवार इसे स्पर्श कर दीजिए ताकि उसे निर्धन परिवार में दान कर दिया जाए। निर्धन परिवार के लोग इस खिचड़ी को खाकर आपको बहुत बद्दुआएं, मेरा मतलब दुआएं देंगे, क्योंकि 75% खिचड़ी में मैंने दाल की जगह दाल जैसी शक्ल के कंकर मिश्रित कर दिए हैं। बाकीलाल, तुम भी हमारे परिवार के सदस्य के समान हो। तुम भी आकर खिचड़ी पर हाथ लगाकर अपना जीवन धन्य कर लो। महाराज, मुझसे तो आप अपनी अर्थी पर हाथ लगवा लेना, मैं तो अर्थी पर हाथ लगाकर धन्य होऊंगा। आओ ना बाकीलाल। ठीक है महारानी जी, आप कहती हैं तो मैं भी हाथ लगा देता हूँ खिचड़ी को। तब तो ये खिचड़ी पशु भी खाने से मना कर देंगे। माता श्री, बाकीलाल चाचा के लिए एक कटोरी में अलग से खिचड़ी मंगवाकर उस पर हाथ लगवाकर चिड़ियों को दाना डलवा दीजिए। चुप्पे उल्लू, इसी बात पर बोलो खिचड़ी देवता की जय। गलती करी, खिचड़ी के ढेर में एक जहरीला सांप रख देता। जैसे ही मोटूराम खिचड़ी पर हाथ रखता, उसके हाथ पर जहर भरा चुंबन जड़ देता। पर बात जरा देर से सूझी। उस दिन भोजन में खिचड़ी ही पकी। प्रबंध मंत्री, आज महल के सभी दास दासियों दरबारियों को भी हमारी ओर से खिचड़ी की दावत देने का प्रबंध करो। मगर महाराज, कंकर तो खत्म हो गए। मेरा मतलब है महाराज, दाल चावल तो खत्म हो गए और मंगाने पड़ेंगे। पर मैं प्रबंध कर दूंगा, क्योंकि मेरा तो काम ही है प्रबंध करना। लेकिन अभी विक्रम सिंह ने खिचड़ी का पहला कौर ही मुंह में रखा था कि थू थू थू। क्या हुआ महाराज? महाराज, खिचड़ी परीक्षा के लिए मैंने यही खिचड़ी अपने घोड़ों को भी खिलाई थी। उसके मुंह में तो एक भी कंकर नहीं आया, वो तो और मांग रहा था। मैंने कहा चुप्पे, अभी महाराज ने भी खानी है। प्रबंध मंत्री, विश्व की किसी खिचड़ी या दाल चावल में से ऐसा कोई भी कंकर या पत्थर नहीं जिसे मेरे दांत तोड़ ना सके। मगर इसमें नमक नहीं है, बिल्कुल फीकी खिचड़ी है ये। हम नमक आंदोलन कर रहे हैं महाराज, आपको खिचड़ी फीकी ही खानी पड़ेगी। और हम कर रहे हैं गधा बचाओ आंदोलन, जिन पर नमक ढोकर नगर में लाया जाता है। अरे पर महाराज को खिचड़ी की जुगाली तो कर देने दो। प्रबंध मंत्री, खिचड़ी के लिए थोड़ा नमक मंगाना। नमक सिर्फ महाराज की खिचड़ी में नहीं डाला गया बाकीलाल जी, ताकि हम उनका ध्यान इस गंभीर समस्या की तरफ दिला सकें। ठीक है, तुम राज दरबार में चलो, हम वहीं आकर तुम्हारी समस्या सुनेंगे। बाकीलाल, तुम अपनी वाली खिचड़ी मुझे दे दो, तुम मेरी वाली खिचड़ी खा लो। मैं नहीं। महारानी जी देख लो, ये सारा नाइंसाफी है। हाँ बाकीलाल, लो तुम ये मेरी वाली खिचड़ी खा ले, मैं तुम्हारी वाली खा लेती हूँ। आप कहती हैं तो मुझे खानी ही पड़ेगी महारानी जी। गुर्र, ये माताश्री की अक्ल पर भी पत्थर पड़ गए हैं। सेवक, थोड़ा पीछे हट जाओ। गुर्र, अरे ठहरिए ठहरिए बाकीलाल चाचा, आप मेरी वाली खा लें, पिताश्री वाली खिचड़ी खाएंगे पिताश्री ही। बोलो खिचड़ी देवता की आए, ये तो वही फीकी वाली है। इसी बात पर बोलो भिकमंगों की पूरी जमात की जोर से जय। फिर शीघ्र ही राज दरबार में समस्या बयान की जाए। महाराज, हम लोग छाड़ क्षेत्र से नमक निकालने का धंधा करते हैं। आप तो जानते हैं महाराज कि वो छाड़ कभी मीठे एवं स्वादिष्ट जल का समुद्र था, जहां ऋषि कच्छप भी केवल कच्छा पहनकर तपस्या किया करते थे। उन्हें यह वरदान था कि जब तक उनके कच्छे में अभिमंत्रित नारा रहेगा, तब तक वे पानी में नहीं डूबेंगे।
आप ये भी जानते ही होंगे महाराज कि एक बार कुछ शरारती मछलियों ने ऋषि के तन पर मौजूद एकमात्र वस्त्र के साथ ही कुतर दिया वो अभिमंत्रित कमरबंद भी, जिसके कारण ऋषि पानी में डूब गए और उनके शरीर से निकले पसीने के कारण समुद्र का जल खारा यानी नमकीन हो गया। ऋषि कच्छपवी ने मछलियों को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मैं डूब कर मरा उसी प्रकार एक दिन तुम बिना डूबे मरोगी। फिर हजारों बरस बीत गए। समुद्र में गिरने वाली अन्य नदियों की गाद से समुद्र भर गया और सूख गया, मगर अब वह नमकीन छाल यानी नमक का रेगिस्तान बन चुका था। मेरे जैसे महानुभाव ने उस स्थान की उपयुक्तता को समझा और वहां जगह जगह गड्ढे खोदकर नमक बनाने का धंधा शुरू कर दिया। नमक बनाने के लिए हम उतने गहरे गड्ढे खोदते जितने में पानी निकल आता। थोड़ा बहुत पानी कुत्ते चाट जाते हैं, फिर सूर्य की उष्मा से बचा जल वाष्प में परिवर्तित होकर उड़ जाता है और रह जाता है केवल नमक। नमक ऐसे ही बनता है। फिर नमक को हम अपने कंधों पर लादकर गधों पर बैठ जाते हैं और नगर की आपूर्ति कर देते हैं। लेकिन भैया, ये कहानी तो हम सब जानते हैं, मेरे अलावा तुम्हारी समस्या क्या है? भाई बाकेलाल, हमारी समस्या ये है कि कुछ दिनों से ना जाने कौन हमारा बनाया नमक रात में चट कर जाता है। नमक चट कर जाता है? मगर इतना नमक कोई चट कैसे कर सकता है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नमक के गड्ढों के आसपास एक गधे जैसे खुरों के निशानों के अलावा कुछ नहीं होता। इसका मतलब नमक गधे खा जाते हैं। हमारे गधे तो नमक की ओर देखना भी पसंद नहीं करते। नमक उनकी पीठ पर लादते हैं तो कमबख्त रास्ते में पड़ने वाली नदी में डुबकी लगाकर नमक घोल देते हैं। ये तो हुई नमक के व्यापारियों की समस्या, मगर इसमें गधों के मालिकों को क्या परेशानी है? महाराज, हमें मालिक कहकर शर्मिंदा मत करें। भला हम आपके मालिक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आप तो सबके मालिक हैं। जरा रुकिए महाराज, मुझे भी कुछ कहना है। नारा मंत्री, तुम्हें क्या कहना है? अक्सर कोई लड़का इस हाल में किसी लड़की से 16वें साल में जो कहता है वो मुझे कहना है। भाई जोर से बोलो, गधों के महाराज की जय। महाराज, आपको नहीं पता कि आजकल आपके भाई बंधुओं पर, मेरा मतलब हम पर, कितनी बड़ी मुसीबत आई हुई है। कोई अज्ञात हत्यारा गधों को निर्ममता से मारे चला जा रहा है। क्या? फिर तो महाराज के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी होगी। मेरा मतलब है महाराज कि वो हत्यारा आप पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि आप उसके खिलाफ कोई सख्त कदम तो जरूर उठाएंगे ना। मगर गधों से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है बाकेलाल? महाराज, जरूरी नहीं कि दुश्मनी की कोई वजह ही हो। अब मेरी आपसे क्या दुश्मनी है? मेरा मतलब है महाराज कि वजह चाहे जो भी हो, हत्यारा पकड़ा जाना चाहिए। सेनापति, तुम कहाँ चल दिए? महाराज, अचानक जाड़ा लगने लगा है, दांत मंजीरे की तरह बजने लगे हैं, पसीना आ रहा है। अपने कक्ष में पहुंचने के बाद भी नहीं जाएगा। लगता है गर्म सर्द और वर्ष तीनों का असर हो गया है। दासी, सहारा दो, कितना अच्छा लग रहा है। गर्म मतलब गर्मी, सर्द मतलब सर्दी, वर्ष मतलब वर्षा। किंतु सेनापति, नमक चोर और हत्यारे को पकड़ने जाना है। मेरी इस हालत में तो नमक चोर मुझे ही नमक के रेगिस्तान में गाड़ देगा और हत्यारा चाकू मारकर भाग जाएगा। कितना नाजुक लगता है, नाजुक कलाइयाँ, सहारा दे तो। दासी अजूबी लता, तुम भी आकर सहारा दो। तुम यहीं ठहरो अजूबी लता, सेनापति जी को मैं सहारा देता हूँ। दरबारी, ये क्या बदतमीजी है? सेनापति जी, अभी आप कुंवारे हैं, इसलिए आपको नहीं पता कि ये बदतमीजी है या तमीज, क्योंकि अजूबी लता मेरी पत्नी है। वो तो ठीक है, मगर ये तुम मुझे सहारा दे रहे हो या दासी किस लता को? ओह, मैं समझा ये आपका हाथ है। फिर फरियादियों के जाने के बाद
बाकेलाल, सवाल नमक का है। आज हमें फीकी खिचड़ी खानी पड़ी, कल तुम्हें और परसों पूरी प्रजा को खानी पड़ सकती है। और रहा सवाल गधों का, तो गधों के बिना भी गुजारा नहीं है। बाकेलाल चाचा, कायदे की बात तो यह है कि आपको ही नमक के चोर और गधों के हत्यारों का पता लगाना चाहिए। चल जाएगा महाराज, आप रजगद्दी छोड़कर तो देखिए। मेरा मतलब है महाराज कि आप ठीक कहते हैं। हाँ बाकीलाल, ये दोनों समस्याएं राज्य के लिए चुनौतियां हैं, और अगर महाराज के भरोसे रहें तो हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएंगी। माताश्री, सवाल नमक का है, राज्य की सारी इज्जत नमक में मिल जाएगी। परिवहन मंत्री बीच में टपका। महाराज, इन सब चक्रों में कल पोंगल के अवसर पर होने वाली नाव दौड़ को मत भूल जाना, जिसमें पूरे पोंगा परिवार, मेरा मतलब राज परिवार को भी हिस्सा लेना है। मैंने पूरा प्रबंध कर रखा है। अरे हाँ, ये नाव दौड़ भी तो नमक के रेगिस्तान के निकट बहने वाली पंचामृत नामक विशाल नदी में होनी है, जो कि पंचधारा पर जाकर समाप्त होती है, और जिसकी एक धारा सीधी जाती है उस भयंकर जलप्रपात की ओर जो 100 गज नीचे जाकर गिरता है। अचानक प्रसन्नता के आवेश में बाकीलाल उछल पड़ा। अगर मैं किसी तरह उस नौका को उस भयंकर जलप्रपात की ओर मोड़ दूं तो याहू, वो मारा करारे पापड़ वाले को, बन गई मेरी योजना। तब विक्रम सिंह ने घोषणा की, बाकेलाल, गधों के हत्यारे और नमक चोर का पता लगाने का कार्य तुम्हें सौंपा जाता है। आज रात तुम नगर की गश्त पर रहना, मगर कल तुम्हें नौकादौड़ की व्यवस्था पर भी नजर रखनी है। ठीक है महाराज, आपका कहना भला मैं कैसे टाल सकता हूँ। इसी बात पर बोलो, महाराज की स्वर्गीय माँ की जय। राजदरबार की कार्यवाही से निपटकर विक्रम सिंह फौरन पहुंचे मूर्तिकार एवं चित्रकार के कक्ष में। आप भी मजाक करते हैं महाराज, मूर्ति लकीर खींचने जितना आसान नहीं है। अभी तो मुझे आपकी मूंछों के बालों की गिनती भी करनी है। कहीं एक भी बाल कम बना तो आप शिकायत करेंगे कि ये मूर्ति खोजा की है। मूर्तिकार और चित्रकार के बारे में जानने के लिए पढ़े गुदगुदा कॉमिक मैं हूं बाकीलाल। चित्र भी बन जाएगा महाराज। अभी तो मैं ये फैसला कर रहा हूं कि आप पर काला रंग फबेगा या गोरा या सांवला या गेहुआ। मेरा रंग तो गेहुआ है। ओह ठीक है, आप जाकर आराम कीजिए, 2-3 साल में मैं वो रंग अवश्य तैयार कर लूंगा। उस रात बाकेलाल जी, आपके कहा अनुसार मैंने गधों का प्रबंध कर दिया है। गधे थोड़े महंगे जरूर मिले हैं, लेकिन मेरा कौन सा बाप की जेब से जा रहा है। मेरा मतलब है बाकेलाल की गधों के हत्यारों को पकड़ने के लिए चारे के रूप में प्रयुक्त करने की तुम्हारी योजना के लिए गधे तो चाहिए ही थे। अब मेरे लिए क्या आदेश है। परिवहन मंत्री, महाराज से जाकर कहना कि सेनापति के रोग के इलाज का मैंने पता लगा लिया है, और वो है नीम के पत्तियों का 1 लोटा रस, जिसे सेनापति को वे अपने सामने जरूर पिला दें। अवश्य कह दूंगा बाकेलाल जी। बाकेलाल के जाने के बाद और द्वारपाल खटाईपाल, मजे आ रहे हैं ना। हाँ परिवहन मंत्री, जब से तेरी फूंक की व्यवस्था हुई है तब से मजे ही मजे हैं। वैसे अगर आप दासी प्रलय लता को देखें तो उसे मुझे तेरी फूंक की फू करने को कहिएगा। अच्छा बच्चू, ये बात है। तेरी फूंक की फू के विषय में जानने के लिए पढ़े एक और मजेदार कॉमिक मैं नहीं सुधरूंगा, जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। वो आपको बाकेलाल की कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और उधर नगर के चौराहे पर बाकेलाल ने सभी गधों को उस ब्रिज के तने से बांध दिया, और खुद वो चढ़ गया था उसी ब्रिज की सबसे ऊंची डाल पर। कौन बेवकूफ करेगा इन गधों की रखवाली। मैं तो ब्रिज की सबसे ऊंची यानी सुरक्षित डाल पर मचान बनाकर रात भर सोऊंगा मीठी नींद। और 25 गधे भी मैंने इसलिए बांधे हैं ताकि अगर एक आध गधे को मारकर गधों के हत्यारे का पेट ना भरे तो वो जितना चाहे गधे मार ले। अच्छा, शुभ रात्रि प्यारे गधों। अगर मेरे दांत होते तो मैं इसकी खोपड़ी पर काट लेता, क्योंकि मुझे तो केवल सुंदर स्त्रियों का तकिया बनना पसंद है। ठीक से सो बे। ढेंचू ढेंचू, ये बाकेलाल हमें गधा बनाकर ऊपर चढ़ गया है। हमारी जान खतरे में है मित्रों। ढेंचू ढेंचू ढेंचू। हाँ,
ना जाने वो हत्यारा कब इधर आ निकले, जो हम जैसे शरीफ एवं सीधे साधे गधों की जान का दुश्मन बना हुआ है। लेकिन हम तो बंधे हुए हैं, हम क्या करें? ढेंचू ढेंचू, हमें बांधना नहीं चाहिए था। शरीफ आदमी हमेशा मारा जाता है। ढेंचू ढेंचू। अबे शरीफ गधा बोल, आदमी शरीफ होते तो हम गधे ना कहलाते। सुनो मित्रों, मेरे दिमाग में एक योजना बनी है। वो हत्यारा यहाँ आ जाए उससे पहले ही हम 25 मिलकर इस ब्रिज को धराशायी कर देते हैं और अपने बंधन छुड़ाकर भाग निकलते हैं। ढेंचू ढेंचू। वाह, क्या इंसानों जैसा दिमाग पाया है। जोर लगा के हाय सा, ढेंचू ढेंचू। अरे गधो, अगर ब्रिज को सब अपनी अपनी तरफ खींचोगे तो ये ब्रिज 7 जन्म में भी नहीं टूटने का। सारे मिलकर एक ही दिशा में ब्रिज को खींचो। ताकत मुट्ठी में होती है, उंगलियों में नहीं। हिंद, हम कभी घोड़े नहीं बन सकते, गधों के गधे ही रहेंगे। चलो वैसा ही करो जैसा उस घोड़े ने कहा है। ढेंचू ढेंचू। धन्यवाद घोड़े भाई। ए भाई नहीं बोलने का क्या? हिंद। और तब साथी लात बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाएगा मिलकर जोर लगाना। साथी पेड़ गिनाना, साथी पेड़ गिराना साथी रे। ढेंचू ढेंचू। और तभी मेरे नथुनों को गधों की भीनी भीनी गंध मिल रही है। लगता है आसपास ही कुछ गधे मौजूद हैं मेरे अलावा। और शीघ्र ही तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। ढेंचू ढेंचू बू। ये हमारी ओर कौन बढ़ रहा है? खींचो जोर से, खींचो गधो, शायद वही है हम गधों का दुश्मन। मेरा नाम है चिनचिनासी पोलाकू और मुझे तलाश है गोरखर की, जिसके पेट की थैली में मुझे मिलेगी गधूरी। क्या कहा? गधूरी क्या होती है? गधूरी होती है कस्तूरी जैसी चीज। गधूरी मनोकामना पूर्ण करनी होती है, यानी जो मांगो वो मिल जाती है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।